हेलो एवरीवन। सक्सेस विद आराम ऑनलाइन एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे डिस्कशन होगी और तमाम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे आरएस के, उस पर हम चर्चाएं करेंगे और उनके जितने भी डायमेंशंस हो सकते हैं हर क्वेश्चन के, उस पर हम एक अच्छी खासी समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। देखिए, जो ये हमारा प्रोग्राम होगा वो स्पेशली आरएस पर फोकस होगा। आरएस के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसमें हम 2013 से चर्चा करते हुए 2021 तक के तमाम प्रश्नों पर एक पैनी नज़र बनाने की कोशिश करेंगे, उसके पैटर्न को समझने की कोशिश करेंगे और उन सवालों के साथ जितने भी डायमेंशंस हम देखते हैं और हमें जो एक्सपेक्टेशन लगती है कि आगे भी इस तरह के सवाल पूछे जा सकते हैं, उस पर हम ज़रूर अच्छे से डिस्कशन करेंगे। हर क्वेश्चन को मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा, उस पर एक लंबी व्याख्या होगी, एक्सप्लेनेशन होगा उसका, और आपके जो भी डाउट होंगे वो हम साथ में मिलकर सॉल्व करेंगे। आपकी जितनी भी परेशानी है, चाहे प्रीलिम्स की तैयारी को लेकर या मेंस की तैयारी को लेकर, उसके बारे में भी आप मुझसे डिस्कशन कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा ये प्रोग्राम। इसमें सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हम ज्योग्राफी के तमाम प्रश्न हुए, चाहे वो 2013 के हों, 2016 के आरएस के हों, 2018 के आरएस के हों या फिर 2021 के आरएस के, तो एक क्रम में चलेंगे कि जितने भी ज्योग्राफी के प्रश्न हैं, चाहे इंडियन ज्योग्राफी हो या फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी, उसको हम एक क्रम में लेके चलेंगे ताकि कुछ जितने भी वीडियो बनते हैं, 4 5 6 जो भी वीडियो बनेंगे, उन वीडियोस में हम पूरी ज्योग्राफी कवर कर चुके हों, सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन कवर कर चुके हों। उसके बाद हम हिस्ट्री का सिलसिला लेंगे, उसके बाद ज्योग्राफी के राजस्थान ज्योग्राफी, एंड उसके बाद पॉलिटी, आर्ट एंड कल्चर, इंडियन हिस्ट्री, राजस्थान हिस्ट्री और मैथ्स और रीजनिंग, इन तमाम प्रश्नों पर हम एक अच्छी समझ विकसित करने की कोशिश करेंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये मेरी ये इनिशिएटिव है आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होगी, क्योंकि इस तरह की इनिशिएटिव आपको और किसी प्लेटफॉर्म पे नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलेगा उसकी व्याख्या, और व्याख्या के साथ साथ तमाम आरएस की परीक्षा हुई, चाहे इन 3 4 सालों की बात ही नहीं है, 1990 उन 92 से लेकर जितनी परीक्षा हुई है आरएस की, उन पर भी जितने प्रश्न हैं उस पर भी हम डिस्कशन करेंगे, ताकि एक बहुत ब्रॉड कवरेज लेंगे हम इस एग्ज़ाम के लिए। तो मेरा ये प्रोग्राम आप समझ चुके होंगे। और भी आप को कोई डाउट्स हो, कोई क्वारीज हो, तो आप मुझे अपने व्हाट्सअप नंबर या फिर हमें टेलीग्राम भी आप कर सकते हैं। उसका डिस्क्रिप्शन लिंक में आपको दे दिया जाएगा, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज का डिस्कशन इंडियन ज्योग्राफी से। देखिए, ये प्रश्न 2013 में आया है आरएस में, और बहुत ही शानदार प्रश्न है। देखिए, बहुत सिंपल सा प्रश्न है, लेकिन घुमाने की कोशिश की थी एग्जामिनर ने। प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, मैच कर रहा है इनको, और जो भी कोड दिए गए हैं उस कोड के साथ इसको मैच करेंगे। ठीक है, ये इन्होंने घाट दे दिए हैं, आप देख रहे हैं घाट, और उनका मिलान करना है हमें। तो कहता है प्रश्न प्रश्न कहता है कि भौर घाट, गौरान घाट, पाल घाट और थाल घाट। ठीक है जी, भौर घाट, गौरान घाट, पाल घाट और ये थाल घाट, इसके लोकेशन क्या है, किस किस लोकेशन से ये घाट मिलते हैं और इनका क्या संबंध है, इसके बारे में ये पूछ रहा है। देखते हैं यहाँ पे। सबसे बड़ी बात यह है कि देखो, ये जो घाट हैं तमाम, ये घाट इनको कहा गया, लेकिन बेसिकली ये पास हैं। पास मतलब दर्रे, पासेस है, और पासेस मतलब दर्रा होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि एक तरह से आप इसका क्वेश्चन का आंसर दे चुके होंगे। देखो यहाँ पे साफ इसका आंसर दे रखा है जो मैंने मैच कर रखा है, लेकिन आपने भी अपना आंसर सोच लिया होगा कैसे कैसे मिलान करेंगे आप। तो इसका मिलान हम करके देखते हैं। देखिए, जो थाल घाट है वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है। ठीक है जी,
जो गोरान घाट है वो उदयपुर को सिरोही या जालोर से जोड़ता है साथ में। फिर हम बात करते हैं पाल घाट। देखो पाल घाट को हम कैसे देखते हैं, तो पाल घाट कोयम्बटूर को कोची से जोड़ता है और भोर घाट है वो मुंबई को पुणे से जोड़ता है। आइए इस पे हमने जो व्याख्या तैयार की उस पर बात कर लेते हैं। देखिए भोर घाट हमने पहले ही पढ़ा है, जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि 2013 में प्रश्न आ चुका है। इसको हमने तोड़ के पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? भोर घाट क्या है, तो आपको जानना होगा कि भोर घाट प्रायद्वीप भारत में स्थित है। देखो यहाँ पे आपको एक छोटा सा मैप दिखेगा। इस मैप में आप देखेंगे कि ये जो एरिया है वो प्रायद्वीप भारत है। इसका ये एरिया है भारत का, इसे प्रायद्वीप भारत कहा जाता है। ठीक है, और इस प्रायद्वीप भारत में यहाँ पर वेस्टर्न घाट है, पश्चिमी घाट है, जैसा कि आप देख रहे हैं। ये जो एरिया है वेस्टर्न घाट है, और इसी वेस्टर्न घाट में एक भोर घाट है, ये एक दर्रा है, प्रायद्वीप भारत में स्थित है। और सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं वेस्टर्न घाट को, इसका दर्रा है। ठीक है, एक क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ जिसको आपका आंसर देना पड़ेगा। पश्चिम घाट किसे कहते हैं, और पश्चिम घाट के बारे में आप जितना भी जानते हैं उसको आप लिखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जो पश्चिम घाट है, जो वेस्टर्न घाट है, वो सह्याद्री पर्वत का प्रमुख दर्रा है। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि जो वेस्टर्न घाट है इसी को सह्याद्री पर्वत कहते हैं, और इसका प्रमुख दर्रा क्या है? भोर घाट। ठीक है, कितनी ऊंचाई है समुद्र तल से? 1000 मीटर की इसकी ऊंचाई है, और यह मुंबई को पुणे से जोड़ता है। ठीक है जी, भोर घाट मुंबई को पुणे से जोड़ता है। आपको डिस्क्रिप्शन में देना है आंसर, पश्चिम घाट किसे कहते हैं उसके बारे में आप चर्चा करेंगे। एक घाट है गोरान घाट। देखो ये घाट बहुत रेयरली पूछा जाता है एग्ज़ाम में, लेकिन हमें इसके बारे में अच्छी खासी समझ होनी चाहिए कि गोरान घाट क्या है, क्योंकि प्री में 2013 में प्रश्न आ चुका है। देखो माउंट आबू है जो राजस्थान का, उसका साउथ में गोरान घाट स्थित है, गोरान दर्रा स्थित है, जो उदयपुर, सिरोही और जालोर को जोड़ता है। ठीक है, इसकी जो ऊंचाई है समुद्र तल से वो लगभग 1200 मीटर की है। ये आपको याद होना चाहिए क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है परीक्षा में। इसके बाद हम बात करते हैं पाल घाट। इसको पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। ठीक है, नीलगिरी के साउथ में स्थित है, और समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है लगभग 300 मीटर। इसका रोल क्या है? देखो इसका रोल ये है कि तमिलनाडु जो जो कोयम्बटूर इसका एक ज़िला है, तमिलनाडु का कोयम्बटूर ज़िले को केरल के कोच्चि और कोझिकोड से क्या करता है? जोड़ता है। ठीक है, तमिलनाडु को केरल से जोड़ता है, और इसमें भी स्पेशल किसको? कोयम्बटूर को कोच्चि और कोझिकोड से जोड़ता है। इसके बाद आता है थाल घाट। देखो थाल घाट पश्चिम घाट में स्थित है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थाल घाट जो है वो नासिक को मुंबई से जोड़ता है, साथ ही समुद्र तल से इसकी ऊंचाई है 1000 मीटर, और यहाँ पर नेशनल हाईवे 3 भी अवस्थित है, साथ ही इंदौर भोपाल का रेल मार्ग भी यहाँ से गुजरता है। तो ये आप समझ चुके होंगे। अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं जो 2013 का ही प्रश्न है। देखिए ये प्रश्न बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आप देख सकते हैं। देखो ये नेशनल पार्क दे रखे हैं और स्टेट दे रखे हैं, इनको मैच करना है। ठीक है, आरएस का प्रश्न है 2013 का। क्या कहता है? नेशनल पार्क दे रखे हैं और स्टेट दे रखे हैं, इनको कैसे फॉलो करोगे? आपको इसकी समझ होगी, आपने पहले भी कहीं पढ़ा होगा, आप मैच कर चुके होंगे। तो मैं आपको इसका सही उत्तर बताता हूँ। इसका सही आंसर है 4, मतलब डी। अब कैसे इसको मैच करते हैं वो देखते हैं हम। देखो फूलों की घाटी के बारे में सबने पढ़ा है, बहुत इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है जो कि नंदा देवी जो नेशनल पार्क है उसी के अंदर है ये। इसकी बात करें तो ये उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, उसके बाद वन विहार मध्य प्रदेश में स्थित है, मन्नार है वो तमिलनाडु में स्थित है, और कांगेर जो है वो छत्तीसगढ़ में स्थित है। इस तरह से हम इसका आंसर देख चुके हैं। अब इस पर हम चर्चा कर लेते हैं आगे। ये मैंने तैयार किया है आपके लिए स्पेशल, क्योंकि ये प्री में भी पूछ सकता है
और मेंस में भी पूछ सकता है। तो देखो वन विहार कहाँ पर है, मैं आपको बता चुका हूँ, मध्य प्रदेश में है और भोपाल में स्थित है। ठीक है, एक तरह का नेशनल पार्क है ये। और यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या देखने को मिलता है, यहाँ पर हमें देखने को मिलता है चिड़ियाघर प्रबंधन की अवधारणा, तो जू मैनेजमेंट हमें देखने को मिलता है। ठीक है, अगली बात करते हैं फूलों की घाटी। देखो इसको वैली ऑफ फ्लावर भी कहा जाता है। लगभग 300 किस्म के यहाँ पर फूल वनस्पति पाई जाती है। नंदा देवी अभ्यारण्य और नेशनल पार्क दोनों में यह एक बड़ा रोल निभाता है फूलों की घाटी, क्योंकि यहाँ फूल की अलग अलग किस्में पाई जाती हैं। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं मन्नार की खाड़ी। देखो मन्नार की खाड़ी के बारे में आप सभी को एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जान लेना चाहिए कि मन्नार की खाड़ी एक राष्ट्रीय समुद्री राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। सबसे पहले तो यह जानना चाहिए कि समुद्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क है। कैसा नेशनल पार्क है, एक समुद्र राष्ट्रीय नेशनल पार्क है और लगभग 21 द्वीपों पर, एक आइलैंड्स पर यह बना हुआ है। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु स्टेट में हमें देखने को मिलती है और इसका एक जिला है रामनाथपुरम में। मन्नार की खाड़ी में 21 द्वीपों पर स्थित एक समुद्री राष्ट्रीय पार्क है। फिर कांगेर नेशनल पार्क क्या है, कांगेर नेशनल पार्क के बारे में जान लो कि यह कोलाबा नदी के ऊपर अवस्थित है और छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इसका प्रॉपर लोकेशन है। ठीक है, अब एक प्रश्न है जो प्रश्न पूछा गया है RS 2013 में शंकुधारी वनों पर। इस प्रश्न को हम देख लेते हैं। देखिए प्रश्न कहता है कि कथन देता है और कारण देता है। कथन कहता है कि कोणधारी वन दोनों गोलार्धों में 50 डिग्री से 70 डिग्री अक्षांशों के मध्य पाए जाते हैं। कारण क्या कहता है कि वार्षिक वर्षा 30 से 50 सेंटीमीटर के बीच होती है एवं 5 डिग्री सेल्सियस की समताप रेखा इसकी उत्तरी सीमा निर्धारित करती है, जबकि दक्षिणी सीमा का निर्धारण 10 डिग्री सेल्सियस से होता है। निम्न में से कौन सा सही है, चयन करें। अब इसका सही क्या है, पूछ रहा है कि ए सही है और आर भी सही है, आर सही है और ए गलत है, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए गलत है लेकिन आर सही है, ए और आर दोनों गलत हैं। इस तरह में से आप इसको देखकर क्या समझ पा रहे हैं। देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको याद रखना चाहिए कि जब कोणधारी वन में ये कहाँ पाए जाते हैं भारत में। कोणधारी वन इस तरह के वन होते हैं जो तीखे होते हैं, इनकी पत्तियाँ बहुत चौड़ी नहीं होती है और तीखी पत्तियाँ होती है। ये वन आपको मिलेंगे हिमालय रेंज में और आपको याद होना चाहिए कि उन वनों के लिए वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर होनी चाहिए। तो यहाँ वार्षिक वर्षा यहाँ पर 30 से 50 डिग्री है, जो कि मरुस्थलीय जलवायु से थोड़ा सा ऊपर में देखने को मिलती है। तो ये कहीं भी आपको फिट नहीं पाती है इस आंसर में। तो आपको यहाँ से एक अनुमान लगा सकते हैं ऐसे प्रश्नों में कि अगर ऐसा प्रश्न आता है तो आप इस स्टेटमेंट को काट देंगे। उसके बाद आप देखेंगे कोणधारी वन दोनों गोलार्धों में 50 से 70 अक्षांशों के बीच पाए जाते हैं। ये बात ही बिल्कुल गलत है। तो आइए जानते हैं कोणधारी वन का क्या आंसर सही होगा। इसका सही आंसर है ए और आर दोनों ही गलत है। ठीक है, अब देखते हैं कोणधारी वन होते क्या हैं। देखो शंकुधारी या कोणधारी वन होते क्या हैं, प्री में क्वेश्चन आया, ये 2013 का प्रश्न है। ठीक है, और प्रश्न कहता है कि देखिए शंकुधारी वन या कोणधारी वन एक तरह की वेजिटेशन है, वनों की प्रजाति है। इसमें कौन कौन से वनस्पति आती है वो देख लेते हैं। देखो कोणधारी वन या शंकुधारी वन में हम बात करेंगे चीड़, जिसको पाइन कहते हैं, तालिस पत्र जिसको यू कहते हैं, स्प्रूस आता है, देवदार जिसको सीडर कहते हैं और सनोबर जिसको फर कहते हैं। फर की टोपियाँ भी बनती हैं। तो ये प्रजातियाँ इसमें आती हैं, आपने देखे होंगे ये पेड़ कहीं कहीं। अब हम चलते हैं कि ये शंकुधारी वन है विश्व में शीतोष्ण भागों में पाए जाते हैं। कैसे भागों में, शीतोष्ण भागों में पाए जाते हैं। सदाबहार प्रकृति के होते हैं लेकिन हमेशा नहीं होते, अधिकतर होते हैं। ठीक है, शंकुधारी वन एशिया में कहाँ पाए जाते हैं, तो साइबेरिया में मिलेंगे आपको, चाइना में मिलेंगे, मंगोलिया में मिलेंगे, हिमालय रेंज में मिलेंगे आपको, यूरोप के आल्प्स पर्वत में मिलेंगे, अमेरिका के आप अलास्का रेंज में चले जाइए वहाँ मिलेंगे, कनाडा में चले जाइए। तो तमाम ये ऐसे एरिए हैं जहाँ पर हमें शंकुधारी वन देखने को मिलते हैं। ठीक है, ये आप समझ चुके होंगे, इसको आप लिख लेंगे। इसका अगर आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से ले सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है वो आपको यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो आप उसे वहाँ से हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे और उसके बाद आपको ये PDF भी आसानी से मिल जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ठीक है,
अब देखते हैं कि इसमें जो वर्षा की बात कही गई है ये 200 सेमी कही गई है। वहाँ क्या कही गई थी, वहाँ पे वर्षा 30 से लगभग 50 के बीच कही गई थी, जो कि उस स्टेटमेंट को गलत बताती है। अब हम बात करते हैं अगला प्रश्न, जो हमारे प्रीलिम्स का ही भाग है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए, दिए गए कूटों का उपयोग करते हुए उत्तर दीजिए। देखो, ये सूची दे दी है, प्रीलिम्स का क्वेश्चन है और सूची 2 दे दी है, ठीक है। अब यहाँ पे लौह इस्पात मतलब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है, और इसकी टेक्निकल सहयोग कौन करता है उसके बारे में बात करता है। देखो, ये है भिलाई लौह इस्पात उद्योग, राउरकेला लौह इस्पात उद्योग, दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग और पास्को इस्पात पारादीप, ठीक है। अब इसको मैच द फॉलोइंग करना है। देखिए, इसके बारे में आप जानते भी होंगे, आपने आंसर ढूंढ लिया होगा, कई लोगों ने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा अभी तक। अगर आपको नहीं भी पता है तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो भिलाई है उसको सहयोग देने वाला था रशिया, ठीक है, रूस ने उसको सहयोग दिया था। उसके बाद हम बात करेंगे जो दुर्गापुर लौह इस्पात उद्योग है, जो कि पश्चिम बंगाल में स्थित है, इसको सहयोग दिया था यूनाइटेड किंगडम ने, ठीक है जी। और जो पास्को इस्पात पारादीप है उसको जर्मन कंपनी है ये, और राउरकेला लौह इस्पात को दक्षिण कोरिया ने सपोर्ट किया था, ठीक है, टेक्निकल सपोर्ट। तो इसका सही आंसर हो गया ए, सॉरी 3, ठीक है। अब इसके बारे में व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या क्या कहती है इसकी, यहाँ पे आ जाइए। देखो, लौह इस्पात उद्योग, देखो लौह इस्पात उद्योग से बात करें तो हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड, ये मेरे नोट्स हैं, मैंने बनाया, बहुत ही कंसाइज नोट्स हैं, ये आपके मेंस में भी काम आएंगे। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई में है, भिलाई कहाँ पे आपको याद होना चाहिए, छत्तीसगढ़ में, ठीक है, सीजी। तो भिलाई स्टील प्लांट इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना पूर्वी सोवियत संघ और भारत सरकार के सहयोग से एक मेमोरेंडम साइन किया गया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, एक समझौता हुआ, और 1955 में इसको स्थापना करते हैं हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड भिलाई का। अब ये जो स्टील लिमिटेड है वो 1960 से 59 से काम करना शुरू कर दिया, और इस तरह से ये रशिया के सहयोग से स्थापित हुआ था, ठीक है, टेक्निकल सहयोग से। अब बात करते हैं राउरकेला। राउरकेला वर्तमान में उड़ीसा में स्थित है। हिंदुस्तान स्टील लिमिटेड का उद्यम है, और इसकी स्थापना 1959 में होती है। जर्मन की एक कंपनी है क्रुप्स एंड डिमाग, इसके सहयोग से होती है। और ओडिशा में यहाँ से जो राउरकेला है, जहाँ पे ये इंडस्ट्री है, वहाँ पर 2 नदियाँ निकलती है, शंख नदी और कोयल नदी, इसके संगम पर बना है ये स्टील लिमिटेड प्लांट राउरकेला। एक और चीज़ हम देख रहे हैं, दुर्गापुर, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ, पश्चिम बंगाल में स्थित है, और वहाँ पर भी वर्धमान ज़िले में है। 1959 को यूके के सहयोग से इसको एस्टेब्लिश किया गया था, ठीक है। पास्को इस्पात कंपनी एक जर्मन कंपनी है, आपको याद होना चाहिए, पास्को इस्पात कंपनी एक दक्षिण कोरिया की कंपनी है, और पास्को ने ओडिशा के जगत सिंहपुर जिले की पारादीप में एक इस्पात संयंत्र स्थापित किया था। 22 जून 2005 को ओडिशा गवर्नमेंट के साथ एक एमओयू साइन किया गया था। ये तमाम बातें आप उसको देख सकते हैं। तो अभी हमने देखा कि जो भिलाई स्टील प्लांट है रशिया के सहयोग से लग रहा है। उसके बाद बात करेंगे राउरकेला, जो कि जर्मन की सहायता से, और इसके बाद हम बात करेंगे दुर्गापुर, जो कि यूनाइटेड किंगडम की सहायता से, और पास्को इस्पात जर्मन कंपनी के दक्षिण कोरिया कंपनी के सहयोग से किया गया है, ठीक है। इस तरह से हमने तमाम प्रीलिम्स के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख लिया। अब अगले वीडियो में आपको और ज्योग्राफी के जो भी प्रश्न हैं जो 2013 में आए उन पर चर्चा होगी। उसके बाद 2013 के 2-3 वीडियो बनेंगे। उसके बाद हम 2016 के, फिर 18 के और फिर 21 के तमाम ज्योग्राफी के प्रश्न को आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उनकी व्याख्या करेंगे। और इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसका पीडीएफ भी आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाएंगे और वहाँ पर टेलीग्राम ज्वाइन करेंगे, और अधिक से अधिक लोगों को भी शेयर करना नहीं भूलेंगे। और सबसे बड़ी बात,
वीडियो सभी देख लेते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कोई नहीं करता है। बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है कि आपकी ज़िम्मेदारी है कि इसको आप सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें और अधिक से अधिक लोगों को फ़ायदा हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।